ये तस्वीरें हैं मणिपुर की राजधानी इंफाल की। वहां आसमान से उठता हुआ ये धुआं, मकान दुकान में लगी ये आग और आग से निकलती हुई लपटें चीर गई है हमारी चेतना को, अभिमान को, गुमान को। चेतना की हम जानते हैं मकान दुकान के मोल को, जानते हैं जीवन के अनमोल होने को। अभिमान इस बात का कि हम उस भारत देश के वासी हैं जहां है संविधान, कानून, अदालतें, जिससे सुलझाए जाते हैं झगड़े, मनमुटाव। और गुमान इस बात का कि हम उस गांधी के देश के वासी हैं जिसने दुनिया को सिखाया अहिंसा से, प्यार से, साथ बैठकर मुद्दों को सुलझाना। और हम जानते हैं बातचीत से समस्याओं का हल निकाल लेना। 13 जून की रात को फिर से हिंसा हुई, 9 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, 9000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। 3 मई को शुरू हुई हिंसा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे कुछ रोज पहले मणिपुर, बात की थी लोगों से, अधिकारियों से, और दिया था भरोसा कि हिंसा का दौर खत्म होगा, शांति अमन होगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। सवाल क्यों? अब इस हिंसा की वजह को भी समझ लीजिए। मतई समुदाय लंबे समय से खुद को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। दलील दी गई कि 1949 को मणिपुर को भारत में विलय किया गया, उससे पहले मतई जनजाति में आता था। अब ऐसे में कुकी समुदाय का कहना है मतई के पास पहले से ही SC OBC का आरक्षण है, आर्थिक रूप से कमजोर होने पर आरक्षण का दर्जा है। अब ऐसे में सभी चीजों का अधिकार सिर्फ क्यों मतई को दिया जाए? अब सरकार की तरफ से आई दलीलों को भी सुन लीजिएगा। सरकार का कहना है कि यह हिंसा CM बीरेन सिंह को पद से हटाने के लिए हो रही है, क्योंकि बीरेन सिंह ने प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया। नफरत की आग अच्छी लगती है क्या? बताइए, हिंसा फैलाने वाले लोग किसको सुकून देती हैं ये सुलगती हुई गलियां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इस जलते हुए मणिपुर का आखिर जिम्मेदार कौन है, और आज इन्हीं सुलगते हुए सवालों को हम पूछेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ कुलना लेम्यू साहनी है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और टीपी त्यागी हैं डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे, मणिपुर में जो आग लग रही है और मणिपुर जो बार बार जल रहा है, क्या समझेंगे इसके पीछे के कारणों को? जिम्मेदार कौन? भदौरिया जी, आपके पास मेरी आवाज आ रही है क्या? टीपी त्यागी जी, इस मणिपुर जो जल रहा है, आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? भले से ही देखने में नजर आ रहा है मैतई और कुकी समुदाय के बीच की हिंसा, क्या यही समझा जाए? ये तो बीच में जो आवाज आ रही है सर, इसको बंद कीजिए। हमारे को यानी कि मणिपुर जो जल रहा है उसको लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं। 3 मई से शुरू हुई यह हिंसा जो अभी तक लगातार चल रही है, सरकार का अपना दावा है, केंद्र सरकार का अपना दावा है, प्रशासन के अपने दावे हैं, मैतई और कुकी समुदाय का अपना दावा है। लेकिन इसी के साथ जो आंकड़े हैं और साथ ही जो चीजें कही जा रही हैं कि इस हिंसा के पीछे का कारण कोई नया नहीं है, पुराना है, या यूं कहें कि वर्षों पुरानी जो दिल में दबी हुई नफरत है वो आज इस हिंसा की तस्वीरों के जरिए बाहर आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि मतई समुदाय लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि उसे जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे की दलीलें वो ये देता है कि 1949-50 के आसपास जब भारत में विलय मणिपुर का होता है तो उससे पहले मतई जनजाति में ही आता था। उसे अपने पुरखों को, अपनी जमीनों को, अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए जनजाति का दर्जा होना उसके लिए अनिवार्य है। लेकिन उसी के साथ कुकी का यह कहना है, यानी कि उस समुदाय का यह कहना है कि ऐसे में SC ST OBC ये सभी आरक्षण पहले से मैतई के पास हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर अब ये फिर से जनजाति का दर्जा भी चाहेंगे, SC होने के बाद भी, OBC होने के बाद भी, तो फिर क्या सब कुछ इन्हीं को दे दिया जाए?
और इसी को लेकर हिंसा भड़क रही है। टीपी त्यागी जी, इस हिंसा के पीछे के कारणों को क्या समझा जाए कि सिर्फ मुद्दा आरक्षण तक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? देखिए, केवल जनजाति का दर्जा दे दिया जाए इससे पूरी तरह नहीं है। सवाल ये भी है कि मणिपुर में 10% का एरिया वैली में है और उस वैली में रहती है फेडरेटिव मेथी। 90% एरिया हिल्स में है और उसमें रहते हैं माइनॉरिटी, कुकी, नागा लोग वगैरह। अब जो हिल्स में रहते हैं उनको ये अधिकार है कि वो वैली में जाके जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो वैली में मेथी रहते हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो पहाड़ों में जाके जमीन खरीद सके। दूसरी बात, पहाड़ों के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो आए हैं म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान और उन्होंने आकर वहाँ पे अफीम की खेती शुरू की है और उस अफीम की खेती शुरू करने के चक्कर में उन्होंने गवर्नमेंट के जो रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पे उनके ऊपर अख्तियार कर लिया है और चूंकि गवर्नमेंट के फॉरेस्ट लैंड पे उन्होंने कब्जा जमा लिया और उनके कब्जे को हटाया गया, इसलिए ये विवाद शुरू हुआ और इसलिए इन लोगों में ये झगड़ा हुआ। लेकिन अब स्थिति ये है कि अभी हाल में जब फ्लैश वायलेंस हुई और 9 लोग मारे गए, कम से कम 10 जख्मी हैं, कुल मिला के अब तक 100 मौतें हो चुकी हैं, 500 लोग जो है विस्थापित हो चुके हैं। इसके बाद में अब एक पीस कमेटी बनाई गई। अब जो पीस कमेटी बनी वो केंद्र में बनाई। अब मजे की बात यह है कि उस पीस कमेटी का दोनों ही कम्युनिटी विरोध कर रही है, उसकी कम्युनिटी भी और मेरी कम्युनिटी भी। कुकी कम्युनिटी और ये कमेटी में एक अच्छी बात यह है कि कुकी और मेथी दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि हम इस प्रोसेस में तब भाग लेंगे जब पहले आप उन लोगों को जो चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई है उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये तो हो गया इन दोनों कम्युनिटी की कॉमन बात, मगर उन दोनों की अलग अलग बातें थी। कुकी कम्युनिटी ये कहती है कि हमारे लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कहती है कि पीस कमेटी में से जो मेथी कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र जी, उनका नाम हटाया जाए। अब इधर जब आप मेथी कम्युनिटी पे आओ तो मेथी कम्युनिटी ये कहती है कि नार्कोटिक्स और ये जो बांग्लादेश से म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान है और अफीम की खेती है, इस पर ताबड़तोड़ क्रैकिंग की जाए और फिर वो कुकी कम्युनिटी के खिलाफ और भी बातें कहते हैं। अब दोनों कम्युनिटी को कम से कम एक बात कॉमन है कि पहले आप एक्शन लीजिए उन पे जिन्होंने हिंसा फैलाई और दूसरा एक्शन लेने के बाद फिर पीस प्रोसेस शुरू करें और उसमें से कुछ लोगों को हटाए। जैसे मेथी कम्युनिटी कहती है कि जो हमारा ग्रुप के कन्वीनर है जितेंद्र जी, उन्हें भी हटाया जाए। कुल मिला के अगर आप इसे देखें तो अब बिल्कुल कैप्टन आई भदौरिया, बिल्कुल भदौरिया जी, एक के बाद एक लगातार ये हिंसा भड़कती चली जा रही है। 3 मई को शुरू होती है, उसके बाद फिर गैप होता है, फिर हो जाती है, फिर हो जाती है, अब कल रात फिर भड़क गई। क्या एक्सक्यूज देंगे आप इसको लेकर? कह रहे हैं ये घटना वहां घटी है मगर वहां शासन भी सख्त है। घटना इसलिए घट रही है कि पहले जो बातें जो बिगड़ चुकी हैं उनको अब कंट्रोल करने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो कुछ लोग नहीं चाह रहे कि वहां शांति कायम हो। आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसी को बढ़ावा दे रही है कहीं ना कहीं कि यहाँ शांति ना रहे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आने वाले चुनाव है 2024। भदौरिया जी, मैं ऐसे एक्सक्यूज को नहीं मानता हूं। आपकी राज्य में सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि दूसरी पार्टियां नहीं होने दे रही हैं तो सारी पावर आपके पास है, आप रोकिए। जिम्मेदारी इसीलिए दी है। आप दूसरों को कहकर अपनी बातों को नहीं पल्ला झाड़ सकते ना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, दोनों जगह हमारी सरकार है, इसलिए हम नहीं चाह रहे
कि हम इस तरह का कदम उठाएं जो दूसरी पार्टियां उठाती कि सीधी गोली चलवा दो। हम वो नहीं चाह रहे। हम वहां शांति से शांति बहाल करना चाह रहे हैं। हम एक तरीका अपनाया है। अभी तक आपने देखा होगा इतना कुछ होने के बाद हमने गोली नहीं चलवाई है वहां पर। हमारे सुरक्षा बलों ने कोई इस तरह से कोई हिंसा का बदला हिंसा को नहीं दे रहे हुआ है, शांति से। क्योंकि जो जवाब आप शांति से आप लोगों को दे सकते हैं वो हिंसा से नहीं दिया जा सकता। तो उसमें थोड़ा जो उग्र लोग है वो इस बात को अभी लेकिन समझ कब नहीं पा तक रहे हैं। भदौरिया जी? 3 मई को शुरू होती है, आज 14 जून हो चुकी है, लगभग 1.5 महीने का समय। और कितना समय और कितना जलेगा अभी मणिपुर? बिल्कुल राणा जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि राणा साहब आप इस बात को समझे कि वहाँ किस तरह के जो हिंसा मचाने करने वाले लोग कौन है, ये कहाँ से आए थे, कब से वहां रह रहे हैं और इनकी मंशा क्या है। नहीं वही तो, अब आपने फिर देखा है आप कि ये वहां पर- नहीं देखिए, अब आप यही बात कह रहे हैं कि पता नहीं कब से रह रहे थे, कहां से आए। आपकी सरकार को नहीं पता, प्रशासन आपका उसको नहीं पता, फिर आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? ये सरकार वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार ने ही तो ये मेरे घर में कोई भी आकर घुस जाए और मुझे ही पता ना लगे और फिर मैं कहूं कि पड़ोसियों ने लाकर इनको अंदर भेज दिया था, इधर वाले पड़ोसियों ने भेज दिया था, तो ये तर्क थोड़ी होता है। हम वही तो हम कर रहे हैं कि ये कहां से आए, वही तो हम जांच करवा रहे हैं। सरकारी जमीनों पे जो सरकारी लैंड पे कब्जा कर रखे हैं वही तुम देख रहे हैं कि ये आए जो सरकारी लैंड पे कब्जा करके यहाँ बच के बैठ गए हैं कौन। भदौरिया जी, एक दिन में तो कब्जा हुआ नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आए और 1.5 घंटे में पूरा कब्जा कर लिया होगा। उस समय पर सरकार कहां थी, प्रशासन कहां था? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। कुलना जी हमारे साथ जुड़ गए, सोशल एक्टिविस्ट है। कुलना जी, लगातार एक के बाद एक 3 मई को इसी तरह से हिंसा होती है, उसके बाद फिर होती है, रात फिर हो जाती है। कब तक मणिपुर जलता रहेगा? और आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जमीन पर रहती हैं, बेहतर समझती होंगी कि आखिर क्या कुछ कारण आपको नजर आते हैं इसके पीछे? जमीन ही तो है, ये लोग सरकारी जमीन कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद और जब सरकार को पता लग जाती है जमीन पे ही, सरकारी जमीन पे ही अपना चर्च भी वो बना लेते हैं और पॉपियां उगाना शुरू कर लेते हैं और पहाड़ की कोने कोने तक पूरा ये ड्रग का माफिया फैला पड़ा है। और म्यांमार से AK-47 के बाद अंदर घुस के आ जाते थे, 3000 से ऊपर घुस के आ गया। ये सबका मणिपुर का जीना हराम किया हुआ है। कुकी भाई बंधु सब भी खराब नहीं है, जो हमारा पूर्वजों के टाइम पर जो साथ में रह रहे थे वो लोग तो ठीक है। अभी जो नए अलग से जो आए ना, उनको मणिपुरी मैतेई लोन भी नहीं पता, मणिपुरी लैंग्वेज भी नहीं पता। तो ऐसे लोग बहुत सारे, उसके वजह से आज मणिपुर जल रहा है पूरा। ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। आप कुकी भाई बंधु बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं। और जो जमीन को हड़पने के चक्कर में जो आए हैं ना, जो पहले तो हमने जैसे एक कहानी है छोटा सा, पहले तो थोड़ा सा रहने के वो दे दो, फिर हम सब में साथ में मिलके रहेंगे, सब वो घर का जैसे आप करते हो ऐसे हम भी काम करते करते। तो ये आप मैं इस कहानी को मैं पूरा भी नहीं सुना सकता हूँ मैं आपको, कहानी तो बहुत अच्छी कहानी है मेरे पास। बिल्कुल लौटता हूँ। तो मैं बुरा भी लगती हूँ बहुत। अभी देखो कल भी कितने सारे लोग मर गए और ये कितने सारे लोग, पूरा परिवार, और उसमें से कई लोग तो गायब है अभी। और जिस किस्म से लड़ाई जो चल रहे हैं ना, और लोगों का आंखें निकाल देना और हाथ काट देना, छाती से लेके पेट तक पूरा फाट के अंदर की वो सारा वो पुर्जा निकाल देना, और उसके बाद जो आग में हल्का सा बुन के भेज देना, कितना अजीब सी है। हम लोग तो मैतेई समाज जो है ना, सनातन धर्म को मानने वाला लोग है। ये सनातन धर्म को मानने वाला लोग इतना गंदा घटिया किस्म से किसी को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। ठीक, कुलना जी लौटता हूँ आपके पास। हाँ कुलना जी, लौटूंगा आपके पास। टीपी त्यागी जी, जिस तरह की बातें ये कही जा रही हैं कि म्यांमार से लोग आए, अवैध तौर पर वो रह रहे हैं, वहीं से हथियारों की सप्लाई हो रही है। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप इन चीजों को बेहतर समझेंगे और बेहतर से आप बता भी पाएंगे कि किसी देश से किसी देश में हथियारों की सप्लाई कर देना क्या आसान है? वो भी तब जब तक कुछ लोगों की मिली भगत ना हो। बिल्कुल आप भी कह रहे हैं, लेकिन बॉर्डर, इन बॉर्डर के ऊपर पूरी तरह से फेंसिंग या दीवार नहीं होती, वहाँ हर मीटर के ऊपर सुरक्षा कर्मी को तैनात नहीं किया जाता। और ये जो बैठ हुई है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई है। हमारे हिंदुस्तान के कानून ऐसे हैं और किसी देश में तो नहीं चले जाते।
जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो आए और आने के बाद में छोड़िए कि वेस्ट बंगाल में तो बचे ही बचे, आके बस गए वो कश्मीर में, आके बस गए वो देश के दूसरे हिस्सों में। तो ऐसे ये आए, मगर हमें सरकार को उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन में सर एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जो बिल्कुल अभी लेडी ने ठीक बताया कि आवश्यकता है कि जो रोहिंग्या मुसलमान आए हैं जिन्होंने इस किस्म के कृत्य किए हैं उनके आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो लॉन्ग टर्म में जरूरी होगा। इस वक्त आवश्यकता ये है कि क्योंकि दोनों कमेटी ने ये कहा है कि पहले उन मिलिटेंट के खिलाफ एक्शन किया जाए जिन्होंने हिंसा में भाग लिया, चाहे वो दोनों कम्युनिटी के हो, तब हम चीज प्रोसेस शुरू करेंगे। तो पहली आवश्यकता ये है कि मिलिटेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ब्रॉट टू बुक। और दूसरी, इस कमेटी के ऊपर 15 किस्म के सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा इसको रीऑर्गेनाइज किया जाए। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दोनों पॉइंट करते हैं, इस पर दोनों कम्युनिटी मान रही है कि हाँ ये किया जाए। उसके बाद में फिर अलग अलग कम्युनिटी के साथ में डील करेंगे। यही मेथड होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ये जो कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अगर इसमें एक्शन नहीं लिया गया तो फिर चलता ही रहेगा। तो समस्या एक्चुअली तो इट शुड हैव बीन गिव्ड इन द बट, शुरू में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, पर अब भी ठीक भदौरिया जी, हाँ ठीक भदौरिया जी, हिंसा हो रही है, सरकार लगातार प्रयास भी कर रही होगी कि इसको रोका जाए, उन प्रयासों का असर नजर क्यों नहीं आ रहा है? आपने देखा होगा पहले भी जब हिंसा हुई थी, माननीय गृह मंत्री तुरंत वहां पहुंचे थे जाके, और उन्होंने वहां ये भी नहीं कि गए वहां देख के वापस आ गए, वहां पर कैंप किया था और शांति बहाल की थी। हर वो कदम उठाए थे जिससे शांति बहाल हो, और वहां शांति बहाल हो गई। मगर जैसे अभी हमारी राजनीतिक विश्लेषक बता रही थी, बहुत अच्छी बात बता रही थी कि वहाँ आज नहीं बरसों से वहाँ लोग आए हैं, कहीं बर्मा से, कहीं बांग्लादेशी भी है वहाँ पर। ये घुसपैठिए उस टाइम बच गए थे जब हमारी सरकार नहीं हुआ करती थी, दूसरी सरकारें हुआ करती थी, और दूसरी सरकारों ने पूर्ण रूप से उनका आरक्षण किया, उन्हें रहने को सरकारी जमीनें दे दी, सब कुछ दे दिया। आज वो अपने आप को वहां तक कब्जा का मालिक बन के बैठ गए। आज वो जो है ना, अगर उनसे कुछ कहा तो सीधा लड़ने पे आ जाते, हिंसा को चालू हो जाते। और जिस तरह के भी हमारी पत्रकार महिला बता रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी ये संस्कृति नहीं है कि किसी की आंख निकाल देना, पेट फाड़ देना, हाथ काट देना। ये हमारे हिंदू धर्म में, खास करके सनातन में, इस तरह की अगर लड़ाई भी लड़ेंगे, मारेंगे भी, तो इस तरह की नहीं करते। ये तो सब बाहर से आए हुए लोग हैं, ये उन्हीं की कायराना हरकत है, तो उन्हीं के माध्यम ये करती है। मगर इसका बहुत जल्दी सरकार बहुत काबू कर रही है, और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, ये लोग बचेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कुलना जी, आखिर जिस बात से इस विवाद की शुरुआत होती है कि मतई समुदाय जनजाति का दर्जा चाहता है, आखिर क्यों चाहता है? जी, ये तो मतई समुदाय और पूर्वजों की टाइम से बहुत हमारे यहाँ ये आजादी से पहले वो तो थे ही पहले से, जनजाति समाज में हम लोग थे पहले से। और ये आजादी की बात है नेहरू जी के, और कुछ सोचा गया होगा उस किस्म से। मगर अभी ये सिचुएशन ये है कि हमारे जो पहाड़ में रहने वाला लोग अब हवेली में आके जमीन ले सकते हैं। हम लोग जो मैतेई समाज के लोग, वो पहाड़ में जाके रह भी नहीं सकता, जमीन भी नहीं ले सकते। अब तो संख्या इतने ज्यादा हो गई है, पूरा मणिपुरी एक जैसे नजर में क्यों ना देखे? ये तो बहुत जरूरी है। ये तो सब जो सारा जनजाति तो है, वो सब देखा जाए तो एसटी सबको मिलना चाहिए। एसडी मिलने के तो एक बहाना, अभी लड़ाई जो हो रही है वो तो एक बहाना था। बहाना ये एसटी मिलने के पीछे कंधा यूज किया गया है। जमीनी तौर पर पूरा मणिपुर को कब्जा करना चाहता है, और साथ में जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ था ना रातों रात, नहीं एक मिनट बीच में टोकिए मत, बीच में एक मिनट पूरा लाइन बोलने दीजिएगा। और ये जम्मू कश्मीर में रातों रात आपने देखा होगा, पूरा लोगों को, हिंदू लोगों को खत्म किया गया है। वही सेम कहानी यहाँ भी है। हम आंखें खुल गया टाइम पर, इसीलिए थोड़ा कुछ बच गया है ये। नहीं तो ये अब जो अभी कुकी समाज का रहन सहन, उनका किस तरह से कब से शुरू हुआ था रहने, उनकी रहने का तरीका क्या है, उनके पालन पोषण का तरीका क्या है, ये लोग मरने से नहीं डरती और कब्जा करने से घबराते नहीं है ये लोग। उनका हम लोग तो वहां से पहले ही से हैं,
अपने ही चीज को कहाँ कब्जा करेंगे? कब्जा करेंगे तो मैत्री समाज के दिमाग में आता भी नहीं है ये चीज। वो तो पहले से ऑलरेडी वहां के हमारा पूर्वजों के टाइम से उनको भी पता है ये चीज, क्योंकि पढ़े लिखे ज्यादा होने के कारण संविधान को किस तरह सामने रख के और अपने हक जो जताने का तरीका उन्होंने ये बाहर से ना विदेशी दिमाग है ये जो चल रहा है। मैं नाम तो कहीं कर नहीं लेना चाहूंगी, आप समझते हैं इस चीज को। इनका फंडिंग कहाँ से हो रही है? अब विदेशी दिमाग है चल रहा है सारा, तो वो सारा जो पहले से होमवर्क पूरा प्लान के साथ हो रही है सारी चीजें। हाँ बिल्कुल नहीं। इसी बीच में मेरा एक सवाल ये भी है कि बीजेपी की तरफ से जो बयान आए उनमें यह भी कहा गया कि जो पूरी हिंसा हो रही है इसके पीछे का एक मेन कारण यह भी है कि वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को पद से हटाना चाहते हैं, इसीलिए इस हिंसा को भड़काया जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत रखती हैं? नहीं, क्यों हटेगा वो? क्यों? वो सबको लेके चलने की वजह से उनको लग रहा है कि इस तरह हो रही है। वीरेंद्र सिंह ने देखो गो टू हिल का मतलब इनकी जितने बेली में इन्होंने वीरेंद्र जी ने जितना काम नहीं किया उतना हिल में काम किया है। ये बहुत अच्छा काम किया है। अब तो टूरिज्म अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, उसको भी पता है सब लोग जो पहाड़ों में रहने वाला भाई बंधु उन सबको भी पता है। वीरेंद्र ने जितना बेली में काम जितना नहीं हुआ उससे ज्यादा हिल में काम किया है। गो टू हिल करके सड़क के दिए है, पानी दिए, बिजली दी है, सबको नौकरी दिया है, सबको पढ़ने लिखने का मार्केट जो छोटी छोटी मार्केटिंग लगाने का महिलाओं का जगह है उसको ठीक किया है, नया बना के दिया। वीरेंद्र ने बहुत अच्छा इतने साल जो बाकी सरकार रह के गए हैं उनसे सबसे अच्छा तक काम तो वीरेंद्र ने किया है। मगर वीरेंद्र को हटाने का विषय तो है ही नहीं है। वीरेंद्र जैसे भी कर रहे हैं। भदौरिया जी, कुल्ला जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि विदेश से फंडिंग हो रही है, इस बात से आप सहमत हैं? फंडिंग हो नहीं रहा, फंडिंग आ रही है। जो हथियार खरीदने हथियार समेत नहीं, भदौरिया जी से सवाल है मेरा, कुल्ला जी भदौरिया जी से सवाल है। बिल्कुल, आप जो मैडम कह रही हैं कि विदेश फंडिंग हमारे कहाँ नहीं हो रही, इसी में तो हमारी एजेंसी पकड़ रही है और उनको अंदर डाल रही है। भदौरिया जी, फंडिंग होने के दूसरा बहुत सारे तरीके हैं। देश को बर्बाद करने का फंडिंग तो आपको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए। ये फंडिंग जो है ना देश को बर्बाद करने का फंडिंग है। ये आप और हम सबको ना भारत से प्रेमी लोगों को आंखें खोलने का टाइम है। खाली मणिपुर का सवाल नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर का सवाल नहीं है। ये कुल्ला जी वो भी यही कह रहे थे, कुल्ला जी वो भी यही कह रहे हैं। खाली आप आंखें खोलिए, हम साथ दीजिए, नहीं तो मणिपुर में पूरा नॉर्थ ईस्ट में जैसे पूरा हिंदू समाज को बचाने वाला कौन से और कुल्ला जी एक बार सुन तो लीजिए भदौरिया जी को। तो बची हुई है। कुल्ला जी भदौरिया जी को सुन लीजिए, वो भी यही कह रहे हैं जो आप कह रही हैं। भदौरिया जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपने पहले कश्मीर की हालात देखी थी कि कश्मीर में सेना के ऊपर पथराव होता था। अगर सेना किसी टेररिस्ट का घेराव कर लेती थी तो पीछे से पूरा एक गुट आता था, सेना के ऊपर पथराव शुरू कर देता था। और जब वहां पर शक्ति बढ़ती गई, पता किया गया कि ये पथराव वाले कहाँ से आते, कौन भेजता है और क्यों भेजता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो है ना एक नेटवर्क निकला और उनको बहुत बड़ी फंडिंग आ रही थी विदेश से। जांच एजेंसियों ने इतनी सख्ती कर दी कि जितने अलगाववादी नेता थे सबको उठा के जेल में डाल दिया और उनकी फंडिंग जांच कराई गई कि उनके खाते में आती कैसे। तो आज कश्मीर में वो पत्थरबाजी भी बंद है और उतनी आतंकवादी घटना भी नहीं रही है। छुट है जो कहीं ना कहीं छुपा के कर देते हैं। इसी तरह का आज जो मणिपुर में खेल खेला जा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी को बख्शेगी नहीं। ये विदेशी फंडिंग और विदेशी के पहाड़े के लोग जो आते हैं जी, जम्मू कश्मीर में खाली पत्थरें आते थे। कुल्ला जी आपके पास भी लौटूंगा, कुल्ला जी आपके पास लौटूंगा। ये विदेशी जो भाड़े के लोग आ रहे हैं, जो विदेशी मंशा चल रही है, और इसमें हमारे देश के लोग भी उनके साथ में हैं। जब तक देश के लोग उनके साथ में खड़े नहीं होंगे तब तक विदेशी यहाँ घुस नहीं। मेरा सवाल भदौरिया जी अब इसी बीच में ये है कि आखिर ये चूक कहां पर है कि अगर विदेशी लोग आ जाते हैं, इतनी बड़ी साजिश रच देते हैं, पूरा मणिपुर जलने लगता है, फिर चूक कहां पर है? आप एक बात देखिए कि आज बंगाल में कितना रोहिंग्या और बांग्लादेशी भरा पड़ा है। क्या करेंगे आप जब उनको सरकार उन्हें जब निकालने जाती है, ये एनआरसी लाती है तो पूरी विपक्षी पार्टियां चाहिए हमें तो बस जी विरोध करने के लिए खड़ी। एक भारतीय जनता पार्टी अकेली है जो राष्ट्र को साफ सुथरा बनाना चाहती है और सारी पार्टियां मिलकर एक ठीक यहाँ तो बांग्लादेश भी रहेगा,
भदौरिया जी लौटूंगा, भदौरिया जी लौटूंगा, टीपी त्यागी भी रहेगा और जितने आतंकी है वो भी यहाँ रहेंगे। ये पार्टी भदौरिया जी लौट रहा हूं आपके पास। टीपी त्यागी जी, भदौरिया जी, कुछ ना कुछ समस्या तो हमेशा रहती है, समस्या से बात जाने में भी आती है, सरकारें बनाई जाती है इसलिए कि समस्याओं का समाधान हो। जब बंदूक सामने हो तो रामायण नहीं पढ़ी जाती। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लेडी ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि जो कश्मीर में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ भी होने वाली है, लिहाजा आंखें खोलिए और ऐसे में इस बात की परवाह किए बगैर कि विपक्षी पार्टी क्या करेगी, वो क्या करेंगे, अरे बाहर से अगर पढ़ने लिए तो उसे रोको। और इस समय में जिस किसी के पास हथियार है और हथियार लुटवाए क्यों गए, पहले तो ये बताइए। आज भी करीब 30,000 हथियार वहाँ के युवाओं के पास है और वो युवा ये कहते हैं कि साहब हम ये हथियार इसलिए वापस करने को तैयार नहीं है क्योंकि हो सकता है हिंसा दोबारा भड़क जाए। लिहाजा इस हिंसा पे कंट्रोल अब दया, करुणा या क्षमा या चरित्रवान बन के नहीं होगा। अब इसमें आवश्यकता है एक जीरो टॉलरेंस की, और ऐसे लोग जिन्होंने आके फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया है, जो असलियत में ओरिजिनल कुकीज नहीं है, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने की। और इसमें पॉपुलैरिटी काउंट को नहीं देखना, इसमें देखना है एक्चुअली द रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड। ये मेरा कहना है। ठीक, भदौरिया जी आपसे मैं कमेंट लेना चाह रहा हूं सिर्फ इतनी सी कि आखिर ये घटनाएं रुकेंगी कब तक, हिंसा खत्म कब होगी, अमन और शांति आखिर कब वापस लौटकर आएगा मणिपुर में? बिल्कुल, आप निश्चित रहिए, केंद्र सरकार इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध है और इसी में लगी हुई है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि श्रीनगर कश्मीर की भी इसी तरह से 100 गुना ज्यादा थी, आज हमने उसको खत्म कर दिया है। अब वहाँ घटनाएं नहीं हो रही हैं, आज वहाँ हिंसा नहीं हो रही है, आज वहाँ जगह जगह बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। भदौरिया जी सवाल तो तभी उठते हैं ना, लोगों का नुकसान। भदौरिया जी सवाल इसीलिए उठने लगता है, कुलना जी लौट रहा हूं आपको। भदौरिया जी सवाल इसीलिए उठने लगते हैं कि आप कश्मीर की बात करते हैं तो आप अपने आप को दिखाते हैं कि देखिए हमने वहां ऐसा कर दिया। मणिपुर का सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि बताइए हम तो कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी पार्टियां में करने नहीं दे रही हैं। एक स्टैंड लीजिए ना आप पूरा मेरा जवाब तो सुन लें। हाँ, जिस तरह से हमने इतना 40 साल पुराना एक नासूर कश्मीर में था उसको समाप्त कर दिया है, तो ये मणिपुर कहाँ है? ये तो अभी शुरू हुआ है और इसको आप देखिए पूर्ण जड़ से हम खत्म कर देंगे। एक भी वहां इस तरह का आतंकवादी और देशद्रोही वहां नजर नहीं आएगा। नहीं, कितना समय और, कितना समय और? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनकी भदौरिया जी कितना समय और? 1.5 महीना गुजर चुका है, कितना समय और? इसकी गाइडलाइन नहीं है, ये चुप के आने वाली, क्योंकि हम तो इसको खत्म कर रहे हैं। अगर इनके पीछे बताने को कितने लोग लगे, आप उनसे भी पूछा करोगे ना, क्या आप बोले एक राय है? कभी आप उनसे भी पूछ लिया करें ना, ये जो हो रहा है मणिपुर में आप क्या कहना चाहते हैं, इनको शूट आउट किया जाए कि नहीं किया जाए? तो ये जिम्मेदारी सरकार की है ना, इनके बताने के पक्ष में ये जिम्मेदारी सरकार की है भदौरिया जी, कि सरकार क्या एक्शन लेती है। कर रही है अपना काम, सरकार बखूबी अपना कार्य कर रही है और सरकार बिल्कुल नेस्त नाबूद करने की ऐसे काम करने वालों को। ठीक है, उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द से जल्द चीजें ठीक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भदौरिया जी यही चाहते हैं, उम्मीद भी यही है, आशा भी यही है कि जल्द से जल्द मणिपुर में फिर से शांति और अमन लौटकर आए। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जलता हुआ मणिपुर, जिम्मेदार कौन है? सवाल बड़ा है। आखिर ये जलती हुई आग कब ठंडी होगी, कब फिर से मणिपुर में शांति और अमन लौटकर आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारें भी लगातार बातें तो कर रही हैं, प्रयासों के लगातार दावे तो कर रही हैं, लेकिन प्रयासों का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर तीसरे दिन, चौथे दिन हिंसा मणिपुर में भड़क जाती है, लेकिन आखिर ये कब तक ऐसे ही मणिपुर जलता रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।